आत्मकथा अंश पीयूष पर्व है। कक्षा 12 की हिंदी पाठ दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। सत्य के प्रयोग। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेखक परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी दिवस और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। तो बच्चों आपको लेखक परिचय में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है। और राष्ट्रपिता उन्हें सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से जो प्रसारण जारी हुआ और उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। ठीक है बच्चों, उनका जो निधन है 30 जनवरी 1948 को माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ परिचय। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोषक में अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वही बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बांधती है। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्म निर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात करवाया है। तो खादी का जन्म से में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ परिचय हमने पढ़ा और इसके बाद में है सभ्य पोषक में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विशेषक लेखों ने भी
इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह है कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगता है कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता और वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉर्बन भोजन गृह में भोजन कराना था। मेरी दृष्टि से यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता दिखाने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए। ठीक है बच्चों, आज का पाठ भाग फर्स्ट पीयूष पर्व है। शुभ दिन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।